कल हमने एक ऐसी लिपि का परिचय पढ़ा जो कि विश्व की सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्राचीन लिपि के रूप में ख्यात है, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि का आप देखेंगे कि जब ललित विस्तर में 64 लिपियों का उल्लेख किया जाता है, तो वहां पे सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि का ही उल्लेख किया जाता है। समवायांग सूत्र में जब लिपियों का उल्लेख किया जाता है, तो वहां पे भी ब्राह्मी लिपि का ही उल्लेख सबसे पहले किया जाता है। और अन्य स्थानों पे भी जहां कहीं भी यदि लिपियों का उल्लेख किया जा रहा है, तो वहां पे अन्य लिपियों की अपेक्षा सबसे पहले प्रथम स्थान पे ब्राह्मी लिपि को ही रखा जाता है। तो उसका जो ऐतिहासिक परिचय, उसकी उत्पत्ति, उसका विकास, ये सारी चीजें हमने कल के क्लास में पढ़ लिया था। आज हम ब्राह्मी लिपि के वर्णों को सीखेंगे, अक्षरों को, क्योंकि केवल इतिहास परिचय से, केवल उत्पत्ति के ज्ञान से हमें ब्राह्मी लिपि का समूलतः ज्ञान नहीं हो सकता है, पूर्णतः ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए हम उसके वर्णों को भी सीखते हैं, अभ्यास करते हैं, और उसके बाद जो ब्राह्मी लिपि में इंस्क्रिप्शंस प्राप्त होते हैं उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारे ब्राह्मी लिपि के वर्ण ऐसे हैं जो देवनागरी से या फिर रोमन लिपि से मेल खाते हैं। इसलिए आपको बुद्धिस्ट हो तो हम उसकी सिमिलरिटी भी बताते हुए चलेंगे। इसका आशय आपको ये नहीं लेना है कि ब्राह्मी लिपि का ये वर्ण यदि रोमन लिपि के इस वर्ण से मेल खा रहा है, इसका मतलब ब्राह्मी लिपि इस लिपि से उत्पन्न हुई है। या फिर यदि देवनागरी लिपि के किसी वर्ण से ब्राह्मी लिपि का कोई वर्ण मेल खा रहा है, तो उसका भी आशय ये नहीं लेना है कि देवनागरी लिपि से ब्राह्मी लिपि उत्पन्न हुई है। नहीं, सिमिलरिटी है। और आपको बोध हो, बुद्धिस्ट हो, लंबे समय तक ध्यान रहे, उसके लिए हम उसकी सिमिलरिटी भी बताते चलेंगे। जैसे कि ब्राह्मी लिपि का सबसे पहला ही वर्ण है अ। अ आपके देवनागरी के त्र जैसा होता है। देवनागरी का त्र हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, ठीक है। मोस्टली हमारा ऐसा ही बनाने का स्वरूप होता है। ऐसे ही जब हम ब्राह्मी का अ लिखते हैं, तो ये ब्राह्मी का अ है। इसे बनाते समय आप ध्यान देंगे कि ये बहुत अधिक लंबा ना हो और इसके थोड़ा बहुत बराबर हो, ना बहुत ये नीचे आए ना बहुत ये ऊपर जाए, या फिर ये जो लाइन है ये भी बहुत बड़ी ना हो, सिमिलरिटी हो बिल्कुल, ठीक है। यदि हम एक डब्बा बनाएं तो इस डब्बे में थोड़ा बहुत ये बराबर हो जाएगा, भर जाएगा ये, ठीक है। तो ये ब्राह्मी लिपि का अवर्ण है। अ देखिए, देवनागरी के बिल्कुल त्र जैसा है, यदि इस पे शिरो रेखा लगा दें तो, ठीक है। ब्राह्मी का अ है। इसके और भी बहुत सारे वेरिएशंस मिले हैं, क्योंकि ब्राह्मी लिपि के हमें जो प्रमाण प्राप्त होते हैं लगभग 1000 के प्रमाण, 1000 वर्ष के प्रमाण हैं। उसमें चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर चतुर्थ शताब्दी तक ब्राह्मी लिपि में बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। हम जो पढ़ रहे हैं ये अशोकन इंस्क्रिप्शन में जो हमें ब्राह्मी लिपि का स्वरूप मिला है वो पढ़ेंगे, नहीं तो प्रथम शताब्दी, द्वितीय शताब्दी, तृतीय शताब्दी, चतुर्थ शताब्दी की जो ब्राह्मी है उसमें इसका स्वरूप बहुत बदला है। जैसे अ का एक और स्वरूप हम पढ़ लेते हैं। ये भी बहुत अधिक प्रसिद्ध है। ब्राह्मी लिपि के अ के ये दो स्वरूप आप विशेष रूप से जानिए। बाद में जब हम इस वर्णों का सभी अभ्यास कर लेंगे तो फिर इसके जो वेरिएशंस हैं, परिवर्तन जो इसके वर्णों के हैं, वो सब हम साथ साथ में पढ़ते चलेंगे। तो ये अ है।
फिर आ। आपने देखा कि पहले मैंने अ बनाया, फिर उसमें ये एक मात्रा लगाई, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही ब्राह्मी लिपि में भी आपको ऐसे ही मात्रा लगानी होगी। ये अ हो गया, मात्रा बीच में लगेगी, ठीक है। ये आ हो गया, आ। इसका एक और स्वरूप मिलेगा, यहां ऊपर भी मात्रा लगेगी। तो ब्राह्मी लिपि में जो आ की मात्रा है वो दो स्थानों पे लगती है, एक तो बीच में और दूसरा ऊपर राइट साइड में। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। और मात्राओं की थोड़ी बहुत सिमिलरिटी है, इसलिए उसे भी आप ध्यान रखेंगे। अ आ, फिर ई। ई में, ह्रस्व ई में ये 3 बिंदु होते हैं। ये तीनों बिंदु किसी भी स्थिति में किसी भी एंगल में हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ये ऐसे हैं, तो फिर ये ऐसे भी हो सकते हैं। अब देखिए 3 बिंदु यहाँ पे हैं, 3 बिंदु यहाँ पे हैं, लेकिन तीनों का एंगल बदला हुआ है। ऐसे ही कहीं भी यदि आपको ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन में 3 बिंदु मिलते हैं, उनका एंगल चाहे जो भी हो, वो हमेशा ह्रस्व ई पढ़ा जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। फिर ई, दीर्घ ई जिसे कहते हैं आप, इसमें 4 बिंदु होते हैं, ठीक है। तो दीर्घ ई में 4 बिंदु होते हैं। इसका एक वेरिएशन भी मिलता है, ऐसे। दीर्घ ई के 2 रूप होते हैं। इसमें भी जो प्रथम रूप है, ये चारों बिंदु किसी भी एंगल में हो सकते हैं। ये एंगल इसका परिवर्तित हो सकता है। तो ह्रस्व ई में 3 बिंदु और दीर्घ ई में 4 बिंदु, लेकिन एक दूसरा इसका रूप मिलता है, ये आप इसे ध्यान रखेंगे। फिर ऊ, कैपिटल एल जैसा होगा, ठीक है। बस इसमें कोर नहीं लगाना है, ठीक है। ये यहाँ पे जैसे कोना बनता है, वो नहीं करना है। फिर दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ, ठीक। आप देखिए ह्रस्व ऊ है, देवनागरी में आप ह्रस्व ऊ लिखते हैं, फिर उसमें आप ऐसे मात्रा लगा देते हैं तो दीर्घ ऊ हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही ब्राह्मी में हम पहले ऊ बनाएंगे और फिर ऊ में एक मात्रा लगा देंगे तो वो दीर्घ ऊ हो जाएगा। क्योंकि आपको देवनागरी पता है, ज्ञात है, इसलिए हम देवनागरी से सदृशता बताते हुए चल रहे हैं, समझाते हुए चल रहे हैं। इसके बाद आता है री। वस्तुतः जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है उसमें री का उल्लेख नहीं हुआ है। मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था कि अशोकन इंस्क्रिप्शन में, अशोकन ब्राह्मी लिपि में कुल 6 मात्राएं होती हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमने 6 मात्राएं पढ़ ली, ठीक है। अ, आ,
ई ई उ ऊ, 6 मात्राएं पढ़ लें तो यहीं पे समाप्त हो गए। ठीक है, लेकिन वहां पे दीर्घ का उल्लेख नहीं है। ठीक है, दीर्घ की गणना हम 6 मात्राओं में नहीं कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास 1, 2 और 3 हुए हैं। ठीक है, देवनागरी में जो हम पढ़ते हैं, अब दीर्घ ऊ के बाद री आता है, री। कैपिटल एक्स जैसा, रोमन के कैपिटल एक्स जैसा, क्रॉस जैसा री होता है। ये आधुनिक विद्वानों ने इसका प्रयोग किया है। हाँ, की मात्रा भी तो है ही। हाँ, लेकिन उसकी गणना 6 में हम नहीं करते हैं, हमारा ये कहना है। हाँ, वो तो है निश्चित रूप से। ठीक है, री। तो आधुनिक विद्वानों ने ये री का प्रयोग किया है, अशोकन इंस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है। इसी प्रकार से जब दीर्घ री लिखते हैं, दीर्घ री लिखते हैं तो एक्स और फिर नीचे ऐसे कर देते हैं, तो ये दीर्घ री हो जाता है। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, री। ठीक है, अब इसके बाद आता है ए। लरी का हम प्रयोग इसमें नहीं पढ़ते हैं। ब्राह्मी लिपि में वैसे भी अशोकन इंस्क्रिप्शन में मिलता नहीं है, और आधुनिक जो विद्वान है उन्होंने लरी का प्रयोग भी नहीं किया है। ठीक है, उसका कोई स्वरूप या फिर आकृति भी निश्चित नहीं की है, इसलिए हम उसे यहाँ पे स्किप करते हुए चल रहे हैं। इसके बाद आता है ए। ए, ए में ट्रायंगल होता है, त्रिभुज, और ये त्रिभुज किसी भी एंगल में हो सकता है, रहेगा त्रिभुज ही, लेकिन इसका एंगल रोटेट हो सकता है, चेंज हो सकता है। ठीक है, जैसे इसका जो एंगल है, हाँ, ये तो एंगल नहीं बदलेगा। जहां पे एंगल बदलेगा, स्वरूप बदलेगा, वहां पे मैं बता दूंगा। ठीक है, आप दीर्घिकार का बताए थे, 4 मात्राएं और स्वीकार की, वैसे जो ये है, हाँ, ये लास्ट दूसरा वाला है, इसका भी एंगल नहीं, इसका एंगल नहीं बदलेगा। जो 4 बिंदु है इसका एंगल बदलेगा, जो 3 बिंदु है इसका एंगल बदलेगा, बदला हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो वहां पे हमें उसे ह्रस्व ई और दीर्घ ई के रूप में ही लेना है। ठीक है, ऐसे ही जो ए है, ए में ये ट्रायंगल है, इसका भी वो एंगल बदल सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ए का स्वरूप हमें किसी भी रूप में मिल सकता है। जो ट्रायंगल है इसका स्वरूप किसी भी रूप में हो सकता है, किसी भी एंगल में हो सकता है। इसके बाद ए, ए। ठीक है, देवनागरी में भी हमने ए के लिए पहले ए बनाया, उसके बाद उस पर एक मात्रा दे दी। ठीक, ऐसे ही ब्राह्मी में भी हमने ए बनाया और यहाँ पे मात्रा दे दी लेफ्ट साइड। आप हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा, आ की मात्रा राइट साइड और ए की मात्रा लेफ्ट साइड, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है। ए की मात्रा का एक और रूप मिल सकता है, ऐसे। हाँ, बिल्कुल देवनागरी जैसा है, बिल्कुल देवनागरी जैसा है।
ठीक है। तो ए आई, फिर ओ औ, ओ, ओ, कैपिटल जेड जैसा रहेगा, ओ। ठीक है, इसका एक और रूप मिल सकता है ऐसे। ओ, ठीक है, ओ हो गया। अब इसके बाद औ, औ हम इधर लिखते हैं, औ। इसमें हमने ओ बनाया, जैसे इसमें ओ बनाया, ओ में एक मात्रा और लगा दी, वैसे ही ओ बनाया और इसमें एक और मात्रा लगा दी, तो ये औ हो गया, औ, औ। इसके बाद अम, ये आप देखेंगे देवनागरी में जो अनुस्वार होता है वो हमेशा वर्ण के ऊपर लगता है, लेकिन ब्राह्मी लिपि में जो अनुस्वार है वो वर्ण के राइट साइड में लगता है, न बीच में न नीचे, थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, अम, ठीक है। इसके बाद आह, आह, बिल्कुल देवनागरी जैसा होगा, आह। लिपि सीखते समय आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि लिपि को बनाना कैसे प्रारंभ कर रहे हैं, लिपि को लिखना। ठीक है, जब आप उसके मूल स्वरूप को सीख लेंगे कि उसके बनाने की आकृति कैसी है, तो फिर आप उसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं, और उसका जो सही स्वरूप होता है उसे आप सही स्वरूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, री, ए के तीन रूप में थे, आई, ओ, औ, अम और अह। ठीक है, ये पूरा का पूरा ब्राह्मी लिपि का जो अच वर्ण है वो होता है। ठीक है, समझ में आया, स्पष्ट है। ठीक है, अब इसका आप अभ्यास करिए। ठीक है, एक बार आप स्वयं बनाइए, लिखने की कोशिश करिए, देख कर ही लिखने की कोशिश करिए। लिपियों का जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, लिपियों के स्वरूप को उतने ही अच्छे तरीके से समझ सकेंगे और बना पाएंगे।